हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। यानी कि DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कितने तरीक़ा से किया जाता है, वही इस वीडियो में हम लोग डिटेल से सीखेंगे। दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत तरह के अपने स्टार्टर देखा हो, ठीक है, लेकिन ये तो हो गया कि बना बनाया आपके पास आया और आपने इसमें अपना पावर वायरिंग किया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन यदि आप कुछ ऐसी जगहों पर हो जहाँ पर आपको एकदम अलग से यानी कि एक एक सामान लेके आपको वायरिंग करना पड़े, तो आप कैसे करेंगे? तो नया DOL स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले यदि आप 3 फेज के बना रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट और एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का आपको पास एक कॉन्टैक्टर होना चाहिए, जिसका कॉइल वोल्टेज 400 से 415 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ओवरलोड होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितना HP का मोटर इस स्टार्टर के ऊपर चलाने वाले हैं। ये जो है सेट, ये दोनों सेट जो है 7.5 HP यानी कि 5 किलोवाट मोटर के लिए परफेक्ट है ये। तो सबसे पहले इन स्टार्टरों को हम कर देते हैं अलग, और यहाँ से हमारे पास जो पुश बटन है इसे भी कर देते हैं अलग। और इसको बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम लास्ट तक सिखा दूंगा। आपने बहुत सारे वायरिंग डायग्राम भी देखे होंगे, सर्किट डायग्राम भी देखे होंगे, लेकिन वो सर्किट डायग्राम आपके मोबाइल में ही रह जाता है, आपके माइंड में नहीं घुस पाता है। क्योंकि आपको क्या काम करना है, आपको बिल्कुल परफेक्ट आपके मेमोरी में याद होना चाहिए कि जो DOL स्टार्टर का वायरिंग है उसे कैसे किया जाता है। आपको पूरे पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग बार बार आपको ड्राइंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार यदि सीख लिया तो आप चाहे जैसा भी स्टार्टर बनाना हो, 3 फेज या फिर सिंगल फेज का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 फेज का स्टार्टर बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो कॉन्टैक्टर का जो कॉइल वोल्टेज होगा वो 400 से 415 वोल्ट, और इसमें कॉइल कहाँ पर होता है, A1 और A2 पर। सुविधा के लिए आपको A1 तो इस तरफ रहेगा, लेकिन A2 इस तरफ है ही, एक तरफ आपको और मिल जाएगा, यानी कि इस साइड में भी आपको A2 मिल जाएगा, क्योंकि आपको वायर ज़्यादा घुमाना ना पड़े, इसलिए किसी किसी कॉन्टैक्टर में ये सुविधा आपको मिल जाता है। और हमारे पास जो ओवरलोड है, ओवरलोड को क्या करते हैं, T1 T2 और T3 जहाँ पर लिखा होगा इस कॉन्टैक्टर में, इसमें देखिए L1 L2 L3 रहेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर आके आपका इनपुट हो जाएगा। और यहाँ से T1 T2 T3, T1 कहाँ पर होता है, जो हमारे पास मोटर का जो टर्मिनल होता है ना, उसको T1 बोलते हैं, यानी कि टर्मिनल मतलब T1। तो जो मोटर साइड का होगा वो इस साइड से कनेक्ट होगा। तो मोटर साइड में हमारा कौन सा लगेगा, ओवरलोड लगने वाला है। तो ओवरलोड को सबसे पहले यहाँ पर हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्टर और ओवरलोड आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि यहाँ से सप्लाई यहाँ तक अब पहुँच जाएगा जब हम इसको ऑन करेंगे तब। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं इसमें पावर वायरिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं RYB यहाँ पर सप्लाई है। तो सबसे पहले MCB को हम ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर जो L1 L2 L3 है, तो सबसे पहले RYB यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने MCB के आउटपुट से उठाकर स्टार्टर के इनपुट में सप्लाई दे दिया, यानी कि L1 L2 L3 में हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब सेम इसी सीक्वेंस में, यानी कि RYB इसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ओवरलोड है, ओवरलोड के साइड से RYB हमें इस टाइप से भी, इस तरफ से भी हमें कनेक्ट कर देना है। तो इतना करते ही हमारा क्या हो जाता है, पावर वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और ओवरलोड से हमारा चला गया मोटर में। यदि मोटर का डायरेक्शन उल्टा होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 तार आपस में चेंज कर देंगे, नहीं R वाला Y के जगह पर रख देंगे और Y वाला R के जगह पर रख देंगे, तो हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा पावर वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं कंट्रोल वायरिंग इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल वायरिंग में क्या करना है कि जैसे हम सिंगल फेज में एक न्यूट्रल को सबसे पहले A1 में सप्लाई दे देते हैं डायरेक्ट, है ना, और क्या करते हैं, फेज को पूरे सर्किट से घुमाने के बाद हम A2 पर सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फेज का है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक फेज में लेके A1 पर सप्लाई दे देंगे। तो हमने यहाँ पर Y फेज से लिया और यहाँ से Y फेज से सीधा A1 पर सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर देखिए आप, हमने Y फेज से कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद हमारे पास जो A1 है, A1 टर्मिनल पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा,
जैसे हम यहाँ से सप्लाई को ऑन करेंगे एमसीबी से, तो हमारे पास A1 में डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगा। तो हमें एक वायर को कंट्रोल के लिए सारा जगह से घुमाने के बाद हम A2 पर सप्लाई देते हैं। चाहे आप यहाँ पर A2 में सप्लाई दें या फिर यहाँ पर जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर A2 का यहाँ पर भी सप्लाई दे सकते हैं। इस सुविधा के लिए A2 यानी कि दूसरा टर्मिनल कॉन्टेक्टर को इस साइड भी दिया रहता है। आपको जैसे जैसे सर्किट में आपको बता रहा हूँ, बस आपको उसी टाइप से उस सर्किट में आपको कनेक्ट करते जाना है। बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखा, पावर वायरिंग को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। सेकेंड में हमने क्या किया कि एक A1 टर्मिनल पर कहीं से भी उठा के RYB कहीं से भी एक टर्मिनल से उठा के हमने A1 पर डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने वाई फेज से दिया यानी कि येलो फेज से दिया है, तो अब येलो फेज को दोबारा हम रनिंग नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। अब हम ब्लू फेज से ले सकते हैं और आर फेज से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लू फेज से एक लूपिंग करेंगे इसका एनो टर्मिनल से। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ब्लू फेज से एक वायर कनेक्ट कर दिया और ये वायर की सीधा ऐसे घूम के वापस यहाँ से लूपिंग हो गया है। और ये हमारा जो एनो कॉन्टैक्ट है यानी कि एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसमें हम कभी भी पावर वायरिंग नहीं करेंगे। पावर वायरिंग हमारा L1 L2 L3 पर ही होगा। कभी भी एनो यदि इस पर दिया हो तब भी नहीं करना है, NC लिखा हो तब भी नहीं करना है, क्योंकि ये कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हमारा सप्लाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, L3 से सप्लाई एनो तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब तो यहाँ से हम एक एनो से वायर कनेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक एनो से वायर कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ओवरलोड को मैं थोड़ा नज़दीक ला के दिखाता हूँ। ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 95 है, यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 97 है और यहाँ पर 98 है। दुनिया के किसी कोना में आप चले जाएंगे तो आपको ओवरलोड में ये 4 टर्मिनल जरूर मिलेगा, यानी कि 95, 96, 97 और 98। ये किस लिए यूज करते हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए पूरे डिटेल से। 95 और 96 जो है इसका NC टर्मिनल होता है, यानी कि जब यहाँ पर और यहाँ पर हम दोनों लीड टच करते हैं अपना मल्टीमीटर का सीरीज लैंप का, तो अब यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये जो 95 है और ये 96 है, दोनों पर हम प्रोब को टच करेंगे तो देखा आपने यहाँ पर ये यहाँ से सप्लाई यहाँ डायरेक्ट आता रहेगा। कब तक आता रहेगा, जब तक कि ये ओवरलोड से ट्रिप नहीं हो जाता है। और यहाँ देखिए 97 और 98 है, इसमें जब हम टच करेंगे तो इसमें कोई आपका बजर का साउंड नहीं शो करेगा। ये कब शो करेगा, जब ये ट्रिप हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैनुअली ट्रिप करने के लिए दिया हुआ है। देखिए मैं इसको ट्रिप करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप कैसे ये यहाँ से ट्रिप होगा, इसमें सप्लाई आ जाएगा। देख रहे हैं आप। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग इंडिकेशन के लिए करते हैं। यदि यहाँ पर एक सप्लाई यहाँ पर आके और सीरीज में हम इस इंडिकेटर में लगा दें, इस टाइप के इंडिकेटर में लगा दें, तो क्या करेगा, जैसे ये ट्रिप होगा मोटर हमें इंडिकेट कर देगा, है ना। और यहाँ पर जैसे ही ट्रिप होगा ये जो यहाँ पर सप्लाई आप देख रहे हैं ओवरलोड के 95 और 96 में, जब ये ट्रिप होगा तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक बजर सप्लाई बंद हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ से सप्लाई जा रहा था कॉइल को, ये सप्लाई को यहाँ से बंद कर देगा। जैसे ही आप यहाँ से सेट करेंगे, रीसेट करेंगे, रीसेट करते ही क्या होगा, ये आपका यहाँ सप्लाई ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो 95 और 96 क्या होता है, NC टर्मिनल। आप हमेशा ध्यान में रखें, कहीं पर भी किसी भी कंपनी का यदि आप लेते हैं ओवरलोड तो 95 और 96 में क्या होता है NC, और 97 और 98 में क्या होता है NO टर्मिनल, जो कि इंडिकेशन के लिए होता है कि हमारा जो स्टार्टर है ट्रिप हो गया है और उसके बाद हमें उसको रीसेट करके चालू कर लेना है। यदि बार बार ट्रिप होता है तो आपको ट्रबल शूटिंग करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में आपका मोटर भी जल सकता है। तो यहाँ से सीधा NO से हमें कहाँ सप्लाई लेके जाना है, यहाँ से हम सीधा सप्लाई लेके चले जाएंगे 95 नंबर पे, यानी कि जो हमारे पास जो 95 नंबर है उसमें सप्लाई इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि अरे मैंने तो देखा था कि इसमें हमारा अलग से पुश बटन लगा रहता है। बिल्कुल पुश बटन लगा रहता है, लेकिन इसके बाद में पुश बटन लगा रहता है। सबसे पहले 95 पर हम सप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे टाइप का कनेक्शन समझ में आ रहा होगा।
अभी तक आपने स्टार्टर में जितने जगह देखा होगा तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले 95 पर, यानी कि जो हमारे पास जो ओवरलोड होता है उसका 95 पर देते हैं, 96 से निकालते हैं। उसके पास हमारे पास जो लाल वाला बटन होता है उसके 1 नंबर पर डालते हैं, कनेक्ट करते हैं, 2 नंबर से निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ग्रीन वाला होता है इसके 3 नंबर पर कनेक्ट करते हैं और 4 नंबर से आउट करते हैं और उसके बाद हम A2 पर सप्लाई देते हैं। यही आपने अभी तक देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का कनेक्शन नज़र आ रहा होगा और इसमें आपको ये पुश बटन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि स्टार्टर का कनेक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, वो हर टाइप का आपको यदि इलेक्ट्रीशियन आपको जानना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 96 नंबर से वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया और इसको सप्लाई हम कहाँ पर देंगे, इसके A2 टर्मिनल पे। जो हमारे पास कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए काम कैसे करेगा। अब इसको मेन लॉजिक आपको समझना होता है कि काम कैसे करेगा। तो देखिए अभी यहाँ से हमारा तीनों फेज सप्लाई चला गया और यहाँ से हमारा ये मोटर को सप्लाई मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन अभी आपको ये दिमाग में, अभी आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये NO से सप्लाई तो चला गया है, तो ये स्टार्ट कैसे होगा, ये है ना, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि ये कैसे स्टार्ट होगा। तो हमें इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा मालूम है, हमें डायरेक्ट इसी को प्रेस कर देना होगा। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा जो कॉन्टेक्टर है होल्ड हो जाएगा और होल्ड होने के बाद हमारा जो मोटर है स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि हमें बंद करना है तो ये यहाँ पर ओवरलोड को यहाँ रीसेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर एक पुश करेंगे और पुश करने के बाद हमारा जो है मोटर बंद हो जाएगा। इस कॉन्टेक्टर को आप दूसरे तरीक़े से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक अलग से NO पुश बटन लेना होगा और इस कॉन्टेक्टर के NO के जो दोनों पॉइंट है उसके पैरेलल में हम एक NO स्टार्ट पुश बटन लगा देंगे, तो वहाँ से ये स्टार्ट होने लगेगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस कॉन्टेक्टर को अलग से हम बंद करें, यानी कि एक पुश बटन लगा लें और एक पुश बटन लगा के इसको बंद करें, इस ओवरलोड के 96 नंबर से वायर को पहले हटा देना है जो कि कॉन्टेक्टर के कॉइल में जा रहा था। उसमें हम क्या करेंगे कि NC एक पुश बटन कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो उसका दूसरा छोर है उस वायर को हम क्या करेंगे कि जो कॉइल में जा रहा था, यानी कॉन्टेक्टर के जो कॉइल में जा रहा था उसमें कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम कहीं से भी इस कॉन्टेक्टर को ऑफ कर सकते हैं। यानी कि इस कॉन्टेक्टर को हम जहाँ से चाहें वहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और जहाँ से चाहें आप वहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पुश बटन नज़दीक में रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको अलग भी ले जाके इसको वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ, ऑटो और मैनुअल, यानी कि जो हमारे पास जो ओवरलोड सेटिंग होता है ये ऑटो और मैनुअल पर है। तो यहाँ पर है अभी ऑटो में, और यदि हम इसको घुमा के इस तरफ कर दें तो ये हमारा हो जाएगा मैनुअल, यानी कि जैसे ट्रिप होगा जाके यहाँ पर रीसेट करना होगा। यदि हम यहाँ पर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही ठंडा होगा, इसके अंदर बायोमेटेलिक डिस्क होता है, वो जैसे ठंडा होगा ऑटोमेटिक ये रीसेट हो जाएगा। जब ये स्टार्टर ओवरलोड से ट्रिप होगा तब आपको देखेंगे, यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड टाइप का आपको एक इंडिकेशन दिखाई देगा। देख रहे हैं आप, देखिए रेड टाइप का थोड़ा सा इंडिकेशन दिखता है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये दिखेगा, ये ट्रिप मारेंगे तो इस टाइप से आपका ये दिखेगा। और दूसरा चीज़ हमारा जो होता है एम्पियर सेटिंग, तो आप मोटर के नेम प्लेट पर देखेंगे कि उसका FLC क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो फुल लोड एम्पियर होता है उसका कितना लिखा हुआ है। यदि 10 एम्पियर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए एरो का निशान है और हम क्या करेंगे, इसे घुमाकर 10 एम्पियर पर सेट कर देंगे। ठीक है, 10 एम्पियर से जैसे ज़्यादा ओवर करंट लेगा तो ये हमारा जो है ओवरलोड इस स्टार्टर को ट्रिप कर देगा। यदि उस मोटर के ऊपर 12 लिखा हुआ है, 12 एम्पियर लेगा तो हम 12 पर सेट कर देंगे, तो हमारा 12 एम्पियर के बाद ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के मैं इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।